अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं इस्लामाबाद से। आज हम आपके लिए बड़ी ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाए हैं, जो आप तमाम लोगों के लिए भी एक एक दफ़ा एक सॉफ्ट स्टोरी है, चौंका देने वाली है बहरहाल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इस्लामाबाद का जो ट्रैश स्कैम है, ट्रैश स्कैम ये मतलब जो कूड़ा-कचरा है, इसका जो स्कैम है, इसके अंदर छुपी हुई जो कहानी है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से शहर को जो है ना एक प्रॉपर सफाई के निज़ाम से महरूम रखा गया और रखा हुआ है। किस तरीके से लोग परेशान हैं और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी एक जापानीज़ हीरो हमारा मैं तो उसको हीरो कहता हूँ। जापान का एक इंजीनियर, एक लैंडफिल एक्सपर्ट जो था, उसने इतनी पाकिस्तान के लिए मेहनत की, कुर्बानियाँ दी इस्लामाबाद के लोगों के लिए, वो यहाँ इस्लामाबाद आया, उसने काम किया, हत्ता कि वो उसकी जान तक चली गई इस्लामाबाद में। और उसकी जान जाने के बावजूद भी हमारे जो इदारे हैं, ये सुधर ना पाए और हालात बिगड़ते ही बिगड़ते गए। और आज की जो हालत है इस्लामाबाद की, जो सफाई-सुथराई के हवाले से इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो नाज़रीन, थोड़ी कहानी जो है वो थोड़ी हम पीछे से शुरू करते हैं कि किस तरीके से यह माफिया ऑपरेट करता है, कैसे इस्लामाबाद के लोगों को एक प्रॉपर लैंडफिल साइट से महरूम रखा गया, जो साइंटिफिक लैंडफिल साइट होती है, उससे। और उसके पीछे रीज़न क्या थी और अब नई अपडेट और लेटेस्ट क्या है, जापानीज़ बेचारा जो था उसकी जान कैसे गई? तो इस पे हम ज़रा आपसे डिटेल में बात करेंगे। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल काशिफ अब्बासी ऑफ़िशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड जो है एक पब्लिक इंटरेस्ट की जितनी भी स्टोरीज़ हैं, वो आप तक एक्सक्लूसिवली और बर वक़्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हमारा फेडरल कैपिटल है, जो 1960 में बना, आप सबको जैसे पता है। लेकिन इस शहर में आज तक जो है लैंडफिल साइट नहीं बन सकी। लैंडफिल साइट नाज़रीन वो होती है कि जिसमें आपके शहर का जितना कूड़ा-कचरा जो है, ये सारा एक जगह पे जाके इकट्ठा होता है और वहाँ से फिर उसको यूटिलाइज़ किया जाता है या जो भी उसका साइंटिफिक वे निकाला जाता है, तो वो हमारे शहर में नहीं है। अब उसके ना होने का बेनिफिशियरी कौन है, वो भी हम आपको बताएँगे। तो पहले हम थोड़ा-सा बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ जापान ने अर्ली टू मुशर्रफ जनरल मुशर्रफ के दौर में शायद जायका ने फंडिंग भी की और एक एक लैंडफिल साइट जो है, वो कुरी जो एरिया है इस्लामाबाद का, ये पार्क रोड से जब आप आगे जाएँ, तो वहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन की, बहुत उसपे काम हुआ, एक्सपर्ट आए, एनवायरमेंटलिस्ट आए, बड़ी ज़बरदस्त एक लैंडफिल साइट थी। वेल डिज़ाइन्ड, वेल प्रॉपर उन्होंने उसपे सारा काम किया। लेकिन नाज़रीन, वो जो लैंडफिल साइट थी, उसके लिए सीडीए ने रोड भी बनाया उस वक़्त, उस ज़माने में। लेकिन उसके बाद शायद जो है सीडीए के कुछ लोग कहीं और लोगों से मिल गए, तो वहाँ पे उस एरिये में हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने का प्राइवेट जो ऑपरेटर थे, उनका ख़्याल आया कि क्यों ना यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाएँ। फिर उन्होंने कहा होगा कि यार सोसाइटीज़ तो बनाएँगे, लेकिन यहाँ लैंडफिल साइट भी होगी, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, हमारे प्लॉट बिकेंगे नहीं। तो सीडीए के लोगों की मिली-भगत, मुबैना मिली-भगत के साथ नाज़रीन, वो जो लैंडफिल साइट थी जिसको इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने डिज़ाइन किया, जो एनवायरमेंटलिस्ट उनके साथ थे, उसपे पूरा प्रॉपर काम हुआ। वो जो एक जापान का जो एक्सपर्ट था, मैं उसका नाम भी आपको बताता हूँ, उसका नाम था नाराहारा। नाराहारा जो था, उसको इस्लामाबाद से बड़ा यहाँ पे आया, लगाव भी हो गया, उसने कहा ये इतनी ब्यूटीफुल सिटी है और इसमें मैं उसने एक्स्ट्रा काम भी किया। तो लेकिन बदकिस्मती से 2005 का जब अर्थक्वेक आया, जिसमें पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत नुकसानात हुए। तो आपको पता होगा कि F10 में जो एक टावर था, मार्गला टावर शायद उसका नाम था। तो ये नाराहारा वहाँ पे स्टे किया हुआ था, ये काम करता था कुरी की लैंडफिल साइट पे, जापानीज़ था ये। तो नाराहारा जो है ना, उस टावर में बेचारे की इसकी भी डेथ हो गई और ये फ़ौत हो गया। लेकिन होना तो नाज़रीन ये चाहिए था कि इसकी डेथ जो थी वो हमारे लिए और हमारे जो पॉलिसी मेकर थे, जो हमारे सिटी मैनेजर थे, ये और ज़्यादा फ़ोकस करते कि एक आदमी हमारे लिए काम करते हुए जान भी दे गया, तो उसका जो अधूरा मिशन है हम उसका पूरा कर दें, चलें उसके लिए ही पूरा कर दें। लेकिन नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ख़ैर वो प्रोजेक्ट आस्ता-आस्ता फिर चलता रहा। बाद में मैंने आपको बताया कि शायद 2010 या 12 के दरमियान एकदम से ये जो हाउसिंग सोसाइटी वाला जो स्कैंडल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बीच में लोग आ गए मुबैना तौर पे, जो उस वक़्त की खबरें हैं। तो फिर सीडीए को एकदम से ख़्याल आया और एक हमारी एजेंसी है पाक ईपीए, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अच्छा, इस एजेंसी को सीडीए इतना सीरियस लेता है कि जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं नाज़रीन, अक्सर जो है डेवलपमेंट का काम शुरू करके, काम धड़ाधड़ जारी होता है, आधी रोड बन चुकी होती है, आधा इंटरचेंज बन चुका होता है, तो सीडीए उसको थोड़ी-सी ज़हमत उस वक़्त वो भी एक्शन में आती है कि जी हम पब्लिक हियरिंग कर लें, पब्लिक से भी पूछ लेते हैं इस प्रोजेक्ट का क्या होगा, कैसे होगा, इसकी ये कर लेते हैं, ये वो। तो अक्सर ऐड उसके जो है ना अखबारात में अगर आप भी रिकॉर्ड उठा के देख लें, तो वो के दरमियान में आते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने कोई प्रोजेक्ट बंद करवा दिया हो, वो बस एक फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे ही काम करती रही। लेकिन 2012 में सीडीए ने कहा नहीं, नहीं, इस पे तो ईपीए ने भी एतराज़ कर दिया, ये तो साइट नहीं लग सकती, ये तो बड़ा मसला हो गया। ईपीए और सीडीए इकट्ठा हो गया
और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि जो वो वेल डिजाइंड वेल प्लान्ड लैंडफिल साइट थी शहर की, कहा कि नहीं यहाँ पे नहीं बन सकती। वहां पे सीडीए ने रोड भी बनाए हुए थे, वो शायद बाद में और लोगों को काम आए या प्राइवेट डेवलपर होंगे उनको काम आए होंगे। बहरहाल जो भी हुआ, वो लैंडफिल नाजरीन वहां पे नहीं बन सकी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो लैंडफिल साइट जो है सीडीए, क्योंकि सीडीए की मुबैना मिली भगत थी इस सारे को चेंज करने में, तो वो लैंडफिल साइट आर्जी तौर पे शिफ्ट होती गई। कभी वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के पास पहुंच गई, कभी कहाँ पहुंची, कभी कहाँ पहुंची, कभी कहाँ पहुंची, दर दर की खाक उसने छानी। तो नाजरीन वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के फिर तलबा ने, स्टूडेंट, उनके टीचर ने, उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा जी खुदा का खौफ करें, पूरे शहर का कचरा यहाँ लाके इकट्ठा करते हैं। उसके बाद नाज़रीन आगे ये होता है कि फिर सीडीए ने, और सीडीए को कोई और जगह नहीं मिली, तो सीडीए का अपना एक रेजिडेंशियल सेक्टर है, सेक्टर I-12, जिसके प्लाट आजकल बड़े शौक और जज्बे के साथ सीडीए जो है ना बिल्कुल तैयार है, और अब वो उनको ऑप्शन भी करेगा, बेचेगा भी, इन्वेस्टर को बुलाएगा कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो सीडीए ने फिर अपने सेक्टर का ही को निशाना बना लिया, और उसी में जो है ना लैंडफिल साइट, वो कोई साइंटिफिक नहीं थी, वो एक डंपिंग साइट, लैंडफिल साइट नहीं कहेंगे आप उसको, बल्कि डंपिंग साइट। वहां पूरे इस्लामाबाद का जो कूड़ा कचरा जाके वहां पे गाड़ियां जाती, डंप होता गया, डंप होता गया, डंप होता गया, होता गया, होता गया। नाज़रीन आप खुद सोचें कि जिस रेजिडेंशियल सेक्टर में अ, कई लाख टन जो है वो कूड़ा और कचरा शहर का इकट्ठा करके फेंका गया होगा, तो उसकी जो अंडरग्राउंड जो उसकी जो है, वो जो सारा वो तो तबाह हो गया होगा। तो वो तो उसके उसके नुकसानात शायद आइंदा बहुत सारे बाद में आने वाले टाइम में भी सामने आते रहे। उसका जो ग्राउंड वाटर, जो वाटर टेबल है, वो कितना डिस्टर्ब हुआ होगा, नीचे अलूदगी वो तबाह कर दिया। बहरहाल ये वहां फेंकते रहे, साल साल ये इनके गुलशन का कारोबार चलता रहा। फिर आखिरकार ये जो मैनेजमेंट है सीडीए, पिछले साल जो शायद पिछले साल जो है सीडीए को, क्योंकि अब जरूरत थी कि सेक्टर डेवलप भी करने, वो सेक्टर भी इतने अच्छे से पेंडिंग पड़ा होता, खैर इन्होंने काम शम किया, अब वो सेक्टर नियर कंप्लीशन कहा जाता है। तो पिछले साल जो है ना वो लैंडफिल साइट वहां से बंद की गई। उसको ऊपर जो है, जो भी इन्होंने वहां से कोई कचरा मचरा थोड़ा निकालना था, जो निकाल सके वो निकाल सके, नीचे नीचे जो तबाह करना था कर दिया। तो अब वो आपको मैं बताऊं, इसमें हर स्टेप पे एक स्टोरी है नाजरीन। मेरा ये एक इशू ऐसा है कि जिससे आप हर घर इससे मुतासिर है, हर घर का इसका ताल्लुक है। फिर आगे मैं आपको सफाई के निजाम पे भी बात करूंगा। फिर ये नाजरीन अब ये है कि सीडीए करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ से इस्लामाबाद का कूड़ा कचरा जो है वो जाता है जी, पिंडी लोसर एक जगह है चक्री के पास, वहां पे डंप होता है। तो जो लैंडफिल साइट है वो अभी तक कहीं नहीं बनी। अब सीडीए का जो प्रोग्राम बन रहा है, बनाया हुआ है पिछले साल 2 साल से, कि जी हम लोसर में बनाएंगे। तो पिछले साल लोसर के जो वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, उन्होंने उन्होंने वहां पे एहतजाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई जाए, आपका शहर ही हो रहा है, हमारे शहर में क्यों आके आप तबाही कर रहे हैं, हम नहीं बनाने देंगे। बहरहाल वो मामला लटका हुआ है, पता नहीं कब बनेगी, नहीं बनेगी। अगर लोसर में भी बनेगी, शहर की जो इतना बड़ा शहर है, इसके अंदर अगर अपनी लैंडफिल साइट नहीं बन सकती, तो फिर क्या बन सकता है। अच्छा, दुनिया में नाजरीन जो लैंडफिल साइट्स हैं, ये जो इस्लामाबाद जो है वो तकरीबन 800 टन ट्रैश डेली जनरेट करता है। और ये जो है इससे तो बहुत ज्यादा आप बिजली दुनिया पैदा करती है लैंडफिल साइट से, ट्रैश से। इसको रिसाइकल करके बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है। इसके साथ मैं पढ़ भी रहा था, इसके साथ गैसेस तैयार होती हैं, बहुत सारा इसका बेनिफिट है। और इस ये तो एक किस्म का ये गोल्ड है, इससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है, दुनिया बनाती है, बिजली पैदा करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते, ये सिर्फ यहाँ से अपना फ्यूल खर्च कर दुनिया से बनाती है, एनर्जी बचाती है, इससे इससे पैदा करती है, और हम जो है उसको ज़ाया करके पेट्रोल लगा के, डीजल लगा के, हमारी गाड़ियां जो है सीडीए पैसे खर्च करके उसको लोसर पिंडी जाके शिफ्ट करता है। लैंडफिल साइट का नामो निशान इस्लामाबाद में बहरहाल नहीं है। एक तो ये इंटरेस्टिंग चीज थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। दूसरा नाज़रीन, हम इधर से एक और बात करते हैं कि जो इस्लामाबाद में जो रूरल एरिया है, जो आबादी के लिहाज से शायद अर्बन से थोड़ा बड़ा है, उस पूरे रूरल एरिया का कोई वाली वारिस नहीं है, कूड़ा कचरा उठाने वाला, कोई सफाई सुथराई का इंतजाम नहीं है। सीडीए से जब भी बात करें तो वो कहते हैं हम सेकेंडरी कलेक्शन करते हैं, हम सेकेंडरी कलेक्शन वो होती है नाजरीन, जो कहीं कूड़ा कचरा कहीं डंप लगा हो तो वो वहां से उसको उठा के कहीं ले जाते हैं। ये सीडीए का दावा कि हम सेकेंडरी कलेक्शन करते हैं। आप ग्राउंड रियलिटीज हैं वो काफी मुख्तलिफ हैं। अगर आप कहीं जाएं, आपका कहीं गुजर हो, आपको तरामड़ी वाली साइड से कहीं गुजर हो, आपका बराको में गुजर हो, तो आपको जगह जगह पे कूड़ा कचरा मिलता है। कहीं ना कहीं उठाते होंगे प्राइमरी कलेक्शन, यहाँ पे शायद कोई प्रेशर आता होगा या कहीं कहीं से कंप्लेन आती होगी, लेकिन सिस्टम इन प्लेस नहीं है नाजी। अच्छा, रूरल एरिया में ये हुआ कि सिस्टम एक था जिसमें बकौल सीडीए के प्राइमरी कलेक्शन भी थी और सेकेंडरी कलेक्शन भी थी। प्राइमरी वो होती है कि जो घर घर से कूड़ा उठाया जाता है, और सेकेंडरी जो है वो मेन जगह से फिर उठा के ले जाते हैं। तो वो उसका जो टेंडर था वो पिछले साल जनवरी में एक्सपायर हो गया नाज़रीन। जब वो एक्सपायर होता है तो उसके बाद उसको री टेंडरिंग के लिए फिर सीडीए ने कहा नहीं नहीं, अब हम ये करते हैं कि हम पूरे इस्लामाबाद को आउटसोर्स कर देते हैं। रूरल एरिया को आउटसोर्स किया हुआ था, अब हम करते हैं अर्बन को भी करते हैं, रूरल को भी करते हैं। फिर एक टेंडर आता है, वो टेंडर कैंसिल होता है, फिर एक और आता है, फिर वो कैंसिल होता है, फिर नाजरीन एक और टेंडर आता है, फिर वो कैंसिल होता है।
तो अब तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, 4 दफ़ा टेंडर आए और टेंडर कैंसल हुए। फिर अब एक लेटेस्ट टेंडर आया था, वो भी मेरे ख्याल में किसी लिटिगेशन में, या पता नहीं उसका कोई वाली वारस है, नहीं है, उसको क्या परेशान है, ये अभी कोई अपडेटेड उसमें सिचुएशन नहीं है। तो बहरहाल वो इस्लामाबाद पूरा जो आउटसोर्स अभी तक नहीं हो सका। और जो अब फिर हम बात करें अर्बन एरिया की, तो नाज़रीन अर्बन एरिया की जो सफाई-सुथराई है, वो तो सीडीए यहाँ से सीडीए ने एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसके साथ सीडीए ने कोई ठेका किया हुआ है, गाड़ियाँ मशीनरी उसकी हैं। स्टाफ नाज़रीन तकरीबन 1200 सीडीए का रेगुलर सैनिटरी वर्कर सैनिटेशन वर्कर है, और 700-800 और भी उन्होंने एंगेज सीडीए ने किया। तकरीबन 2000 बंदे की जो सैलरी वो सीडीए देता है पर मंथ। लेकिन मैं तो खुद एक मेन सेक्टर में रहता हूँ, तो यहाँ पे भी ये हालत होती है कि 2-3 दिन तो वो आते हैं, ले जाते हैं कचरा, कूड़ा, फिर वो दरमियान में गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं। अक्सर हमारी गली में भी या पूरे शहर में भी आप खुद एक विजिट कर रहे होंगे, आज ही आप देखिएगा, कहीं न कहीं आपको कूड़ा कचरा आपको पड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि कोई सिस्टम प्रॉपर इसके ऊपर फोकस नहीं है, और ये एक बुनियादी चीज़ है, जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है सीडीए को। और नाज़रीन इसके अलावा मैं आपसे इसी इश्यू पे आपको ये भी बताऊँ कि तकरीबन जो है आपका शहर का जो सीडीए है, ये 1 बिलियन रुपीज़ जो है सालाना इस पे सफाई-सुथराई पे खर्च करता है, बजट के हिसाब से। आगे ग्राउंड पे कितना खर्च होता है, नहीं होता, कितना होता है, मुझे उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन आपके शहर में 1 अरब रुपया जो 1 साल का लगाया जाता है इसके नाम पर, आप देख लें सफाई का कितना एक निज़ाम है। तो मेरे ख्याल में जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि एक दफ़ा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, क्योंकि एफआईए भी उनके अंडर है, तो इस पूरे जो ये सिस्टम है इसका एक ऑडिट करवाया जाए, और ये देखें कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, टेंडर क्यों डिले होते हैं, बार-बार क्यों डिले होते हैं, पिछले 2 साल से जनवरी 2025 से लेके आज तक कितनी दफ़ा टेंडर आया, कितनी दफ़ा कैंसल हुआ, क्या सिस्टम क्या है, इसमें क्या कोई मुबैना कोई लोग बेनिफिशियरी तो नहीं है? ये जो मामला इन प्लेस नहीं होता, सिस्टम रूरल एरिया में नहीं है अगर, या और यहाँ पे वो नहीं होता, तो इसका कोई बेनिफिशियरी तो नहीं, मैं नहीं कहता कोई है, लेकिन ये चेक करना अथॉरिटीज़ का बहरहाल काम है। ये देखा जाए कि लैंडफिल का जो इस्लामाबाद में नहीं बन रही, और यहाँ से जो गाड़ियाँ लोसर लेके जाती हैं, क्या इसका कोई बेनिफिशियरी तो नहीं है? इन सारी चीज़ों को बहरहाल देखने की ज़रूरत है नाज़रीन। ये एक इंटरेस्टिंग एक स्टोरी थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। अब तक के लिए इतना ही। काशिफ़ वासी को इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।